दोपहर करीब 12 बजे मुस्लिम इकोसिस्टम को ऑक्सीजन मिल गई। वक्फ वक्फ चिल्लाने वाले अब मदरसा मदरसा चिल्लाने लगे हैं। एक फैसले में कैसे अपने मन की बात निकाल ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में यही बात बताई कि मदरसे चलते रहेंगे। मदरसा चलाने पर पहले भी कोई रोक नहीं थी। मदरसों में कोई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी। मदरसे तालीम देंगे, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। बस मदरसे चलते रहेंगे। बस इसी बात को सुनकर मुस्लिम इकोसिस्टम ने एक हवा क्रिएट कर दी। इस हवा की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। पहले से उम्मीद थी कि हम जो है हमारे हक में फैसला आएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल जो है निरस्त कर दिया हाई कोर्ट के फैसले पर। दिल्ली, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा जगह बदलती है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। मदरसों पर बात करें कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई जाती है। हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये उनका अधिकार है, आप उनके हक को छीनने की कोशिश मत करिए। मैं फिर दोबारा से वही अपील करता हूं कि खुदारा और खुदा के वास्ते आप लोग जो हैं मुस्लिमों को शिक्षित करने का मौका दीजिए, उनको उनके अधिकारों को छीनने का काम मत करिए। आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद मौलाना साहब के शब्दों पर ध्यान दीजिए। 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। अंसारी साहब के शब्दों पर ध्यान दीजिए। मदनी साहब के शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं निचली अदालतों से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन्हें इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। फैसले ऐसे हो रहे हैं। खुद अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक जनरल बात ऑब्जर्वेशन है उसका, कि भाई नीचे की अदालतों में ट्रायल कोर्ट्स में, खासतौर से ट्रायल कोर्ट्स के बारे में वो कहा गया है कि एक नजरिया होता है, एक सोच होती है, उस सोच के तहत फैसले किए जाते हैं। तो ये शिकायत हमारी भी है, और इस शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ऑब्जर्व किया है। तो इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने यही किया कि वो अंडरस्टैंड भी नहीं किया चीज को, और बस एक ऑर्डर कर दिया इस तरह का। तो बहरहाल ये इत्मीनान की बात है कि एक अच्छा जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबने स्वागत तो किया, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान की पढ़ाई भी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। उसको कौन मना करता है? इसीलिए तो ये इन लोगों ने मदरसा बोर्ड का सिस्टम चलाया था, और हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें ठीक करने की जरूरत हो, ये अपनी जगह है बात। लेकिन अब जब हम इस वक्त इस जजमेंट को देखेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है। अब दूसरे मौलानाओं को सुनिए। मदरसा एक्ट पर फैसले के बाद वो देश के मुसलमानों को क्या बता रहे हैं। देश संविधान से चलता है, नफरत से नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि एक एक्ट बना था, सरकार ने एक्ट बनाया। एक्ट बनाने के बाद उसको आप निराधार कैसे बता सकते हो, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हो? एक्ट को ख़त्म नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मदरसों को लेकर जिस तरह से इन लोगों ने मदरसों को बदनाम करने की साजिश की, मदरसा टीचरों को ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा नहीं है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं है, उस पर ये लोग बात नहीं करते। लेकिन मदरसों पर बात करेंगे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई जाती है। हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। उनको समझ आनी चाहिए कानून की, उनको समझ आनी चाहिए संविधान की, कि ये देश संविधान से चलता है, नफरत से और नफरती भाषणों से नहीं चलता। फैसले में साफ साफ कहा गया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मदरसे नहीं दे सकते हैं। अगर मुसलमानों के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो फिर मदरसों के बाहर पढ़ना होगा। लेकिन मौलानाओं ने अपनी बात उठा ली और वो बातें हटा दी। मौलानाओं का इकोसिस्टम देश के मुसलमानों को चीख चीख कर एक ही बात बता रहा है कि हमारी जीत हो गई, जबकि सच्चाई ये है न जीत किसी की हुई है और न हार किसी की हुई है।
मैं समझता हूं कि हमने पहले भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षित होने दीजिए। वो अपनी दुनियावी तालीम भी पढ़ना चाहता है, मजहबी तालीम भी पढ़ना चाहता है। और अगर कोई मदरसे जो मजहबी तालीम दे रहे हैं उस पर बांधा मत डालिए, ये उनका अधिकार है। आप उनके हक को छीनने की कोशिश मत करिए। मैं फिर दोबारा से वही अपील करता हूं कि खुदारा और खुदा के वास्ते आप लोग जो हैं मुस्लिमों को शिक्षित करने का मौका दीजिए, उनको उनके अधिकारों को छीनने का काम मत करिए। चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। इस फैसले के बाद कुछ मौलानाओं ने तो एनसीपीसीआर पर हमला बोल दिया। ये नहीं चाहते कि बाल अधिकारों की सुरक्षा पर एनसीपीसीआर कुछ बोले, कोई नोटिस जारी करे। जैसा सिस्टम 70 साल से चल रहा है वैसा ही सिस्टम चलता रहे। मदरसा एक्ट पहले की तरह काम करता रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ शिक्षा का पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। बार बार मदरसों के ऊपर उंगलियाँ उठाना ये भी ठीक बात नहीं है। एनसीपीसीआर जो बाल आयोग संरक्षण आयोग दिल्ली में बैठा हुआ है उसको मदरसों के बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके भी सारे प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक झटके में खारिज कर दिया है। मदरसे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। याद कीजिए, ऐसा ही इकोसिस्टम 2 दिन पहले दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में बनाया गया था। अरशद मदनी ने 5 लाख मुसलमानों को सड़क पर निकालने की धमकी दी थी। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर मोदी सरकार को गिराने तक की धमकी दी गई थी। जमीयत की पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, उसे किसे टारगेट करना है, कब टारगेट करना है और कहां टारगेट करना है। मोदी और योगी के बाद जमीयत का अगला निशाना नीतीश कुमार है। पटना में 24 नवंबर को जमीयत की एक बड़ी रैली है। ये रैली वक्फ बिल के विरोध के नाम पर हो रही है, लेकिन इसका असली मकसद मुसलमानों के वोट की ताकत दिखाकर नीतीश कुमार को डराना है। जहां अगले ही साल विधानसभा चुनाव हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर ही निर्णायक हैं। बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर हैं। जमीयत चाहती है कि नीतीश कुमार भी चंद्रबाबू नायडू की तरह वक्फ बिल पर उनके सिस्टम से चले। इसी सिस्टम से वो मोदी सरकार को गिराने की धमकी देकर चलाना चाहते हैं। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। बिहार में नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ओबीसी के साथ मुस्लिम वोट ही उनकी राजनीति का आधार है। इसे वो खोना नहीं चाहेंगे और इसी का फायदा जमीयत उठाना चाहता है। बिहार के किशनगंज में 67%, कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30%, मधुबनी में 24% और सीतामढ़ी में 21% मुस्लिम हैं।
जमीयत नीतीश कुमार को अगले साल होने वाले चुनाव में हराने का डर दिखाकर मोदी सरकार को अस्थिर करने की चाल चल रहा है। इसीलिए पटना में मुसलमानों की भीड़ 24 नवंबर को बुलाई गई है और उसमें नीतीश कुमार को भी बुलाया है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। दिल्ली में 2 दिन पहले जमीयत ने जो लाइन पकड़ी थी कि वो जिसे चाहेंगे मुस्लिम वोट एक मुश्त उसे दिलाएंगे, उसी लाइन से वो पटना में सियासत का पासा पलटना चाहते हैं। दिल्ली में उन्होंने खुलकर कहा था, लोकसभा चुनाव में जमीयत ने मुसलमानों के वोट थोक के भाव इंडी अलायंस को ट्रांसफर कराए थे। नीतीश को ये भी डर दिखा रहे हैं, अगर उन्होंने जमीयत का एजेंडा नहीं माना तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 17% मुस्लिम वोट कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को ट्रांसफर करा सकते हैं। जमीयत के इसी वोट की वजह से कांग्रेस 100 के करीब पहुंच गई थी तो बीजेपी बहुमत से नीचे रह गई थी। जो गठबंधन की पॉलिसी है मैं उसको अच्छा समझता हूं। एक तरफ तो ये किरदार है गवर्नमेंट का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, दूसरी चीज इलेक्शन के जमाने के अंदर जो इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो शाये किया, मेरे पास ये चीज पहुंची कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत अगर बनेगी तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। मैंने उनकी इस बात को कद्र की नजर से देखा और मैंने ये ऐलान किया कि इस ऐलान के बाद मुसलमान को उस गठबंधन की जिसमें रहकर उसको आज़ादी मिलती है अपने मजहब की, उसको वोट देना अपने अपने दीन की हिफाजत के मुरादिफ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। मेरे भाई, ये जमीयत उलमा की पॉलिसी है और जमीयत उलमा इस पॉलिसी के ऊपर जिंदा है। महाराष्ट्र और झारखंड में इस वक्त चुनाव हो रहा है। वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों को डराकर भड़काकर कहीं जमीयत इन राज्यों में भी चुनाव को मैनेज करने की कोशिश तो नहीं कर रही। अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में करीब 11.56% मुसलमान हैं। मुंबई में तो 20% आबादी मुस्लिम है। राज्य के 288 विधानसभा सीटों में से 38 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। महाराष्ट्र की 9 विधानसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिम 40% है। मुंबई की 10 सीटों पर मुस्लिम वोटर 25% से ज्यादा हैं। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर में 53%, मुंबा देवी में 50.9%, भाईखला में 41.05%, धारावी में 33.05%, वर्सोवा में 33.05%, बांद्रा ईस्ट पर 33%, मलाड वेस्ट में 27%, अंधेरी वेस्ट में 27% और बांद्रा वेस्ट में 25% मुस्लिम आबादी है। क्या इसी वोट बैंक की वजह से जमीयत की लीडरशिप खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रही है कि वो बीजेपी के सामने झुकेगी नहीं? अगर जमीयत उलमा ने उस बदतरीन हुकूमत जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, जमीयत उलमा ने कभी उसके सामने सर नहीं झुकाया है, उसके बाद हम किसके सामने सर झुकाएंगे? हमारा सर सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में चुनाव हो रहा है और जमीयत यहां भी मुस्लिम वोट को एक तरफा शिफ्ट कराकर बीजेपी के खिलाफ गेम कर सकती है। झारखंड में मुस्लिम आबादी 15% है। राज्य की 7 सीट ऐसी है जहां 20 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। इनमें जामताड़ा 40%, पाकुड़ और राजमहल में 36%, गोड्डा और मधुपुर में 26% और गांडे सीट पर 23% मुस्लिम वोटर हैं। पहले जमीयत के पास
वक्फ संशोधन बिल का बहाना था, अब तो उसके हाथ में मदरसा एक्ट भी आ गया है। जमीयत के लिए अब मुसलमानों को अपने साथ एकजुट करना और आसान हो गया है। अब जो वक्फ का कानून, वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही ख़तरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी क़ुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। अब ये कानून इतना ख़तरनाक है कि जो चीज़ सिर्फ इस्तेमाल की बिना पर किसी वक्फ को नहीं माना जाएगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी। आप सोचिए, दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले बनी। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज़ मांगे, क्या उसका दस्तावेज़ देना मुमकिन है? हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कुतुब शाही दौर की है, वो भी तकरीबन 300-400 साल पहले की है। अगर कोई शख्स, हुकूमत आज ये कहे कि आप सबूत दीजिए कि कैसे इसको मस्जिद माना जाए, हम आप उसका सबूत फराहम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अब देखना है कि जमीयत का ये सिस्टम आगे आगे क्या गुल खिलाता है।